प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल देश स्कॉलर पर स्वागत है। आज हम आपको गुलाम वंश, जिसमें कि हम लगभग सभी सुल्तानों को पढ़ा भी चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत कर हमने आखिरकार नासिरुद्दीन तक पढ़ाया आपको। सभी सुल्तानों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ाया, उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ाया था हमने। इसमें जो एक महत्वपूर्ण शासक अंततः बच जाते हैं वे हैं बलबन। बलबन को गुलाम वंश में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत करने वाले शासक के रूप में जाना जाता है। हमने शुरुआत करी थी मोहम्मद गौरी की मृत्यु और कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर में ताजपोशी। लाहौर उसकी राजधानी भी बताई गई थी और उसके बाद शीघ्र ही वह पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस सुल्तान के उपलब्धियों और नवनिर्माण के बारे में भी हमने बताया था। जैसे हिंदुस्तान की पहली मस्जिद कुबतुल इस्लाम मस्जिद इसी सुल्तान ने बनवाए थे। कुतुब मीनार की नींव इसी सुल्तान ने डाली थी। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा इसी सुल्तान ने बनवाया था। यद्यपि सुल्तान की राजधानी लाहौर थी और दिल्ली से यह शासन नहीं करता था, फिर भी इसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर को बनाए रखते हुए भी दिल्ली सल्तनत की नींव डाली और गुलाम वंश की भी नींव डाली। हमने बताया था कि ये सारे के सारे गुलाम एक ही वंश परंपरा के लोग नहीं थे, बल्कि ये अलग अलग माता पिता से उत्पन्न लोग थे, लेकिन सब के सब किसी न किसी समय किसी न किसी सुल्तान के गुलाम थे, इसलिए इसको गुलाम वंश कहा गया। ये समय जो चला है वो 1206 से 1290 तक चला है, लगभग 84 साल ये समय चला। ऐबक के बाद उसके पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बिठाया तो गया, लेकिन आराम शाह बड़ा ही विलासी, आराम पसंद व्यक्ति थे। शीघ्र ही कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और गुलाम इल्तुतमिश ने आराम शाह को गद्दी पर से हटाकर 1210 में ही दिल्ली सल्तनत की सत्ता संभाल ली। इल्तुतमिश ने राजधानी दिल्ली को बनाया लाहौर से हटाकर, और कुतुबुद्दीन ऐबक के कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा कराया। इन्होंने भारत की सरजमी पर पहला जो एक मकबरा बनवाने की परंपरा की बात की जाती है मुसलमानों में, पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया था, जो इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन की याद में उसकी कब्र पर बनवाया था। ये पहला मकबरा था हिंदुस्तान का। इसके बाद इस व्यक्ति ने इक्तिदारी प्रथा को नियमित बनाया, टकसाल का निर्माण कराया और जीतल और टंके जैसे सिक्के भी चलाए, हमने पिछले क्लास में बताए। इन्होंने मंगोलों के संभावित आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की रक्षा भी की। इल्तुतमिश ने अन्य मध्ययुगीन परंपराओं के विपरीत अपनी पुत्री रजिया को अपने पुत्रों की जगह उत्तराधिकारी बनाया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 1236 में रजिया को सुल्तान बनाया भी जाना था, लेकिन दिल्ली के सल्तनत के अमीरों ने उसे सुल्तान बनने नहीं दिया। मैंने बताया था कि अंततः रुकमुद्दीन फिरोज शाह सुल्तान बने, जो रजिया के भाई थे, लेकिन उनके समय उनकी माता शाह तुर्कान बड़ी ही शक्तिशाली महिला हो चुकी थी, बड़ी क्रूर थी, इसलिए दिल्ली में बगावत हो गई। रजिया ने इसी समय का लाभ उठाया, लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की सड़कों पर मार्च किया। दिल्ली की जनता ने अंततः रजिया को सुल्तान बना दिया, लेकिन दिल्ली की इस राजनीति में रजिया फिट नहीं बैठी। वो एक महिला थी, इस कारण से वो असफल रही और अंततः मुबारक शाह को सुल्तान बनाया गया, रजिया को मार डाला गया। फिर मसूद शाह सुल्तान बने, जिनके समय पहली बार मंगोल आक्रमण हुआ
उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद शाह हुए। मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद शाह, ये बड़े सरल स्वभाव के सुल्तान थे और ये भी कहा जाता है कि ये टोपियां सिल करके और उसे बाजार में बेचवा कर अपनी जीविका चलाते थे। नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय ही बलबन का एक शक्तिशाली सरदार के रूप में उदय हुआ। ध्यान रहे, इल्तुतमिश ने दल चलीसा का गठन किया था अपनी सत्ता को मजबूत बनाए रखने के लिए। इस दल चलीसा का ये इल्तुतमिश, ये बलबन भी एक सदस्य था। बलबन एक शक्तिशाली शासक के रूप में, शक्तिशाली सरदार के रूप में उदित हुआ। अपने को और शक्तिशाली बनाने के लिए उसने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद शाह के साथ करके अंततः सुल्तान नासिरुद्दीन को अपना दामाद बना लिया। यानी सत्ता पर उसने सुल्तान पर और पकड़ मजबूत कर लिया। और इसके बाद जो अगला कार्य होता है, आखिरकार नासिरुद्दीन महमूद शाह 1265 तक सत्ता में रहे। 1265 तक सत्ता में रहे वो। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बलबन ने उनकी हत्या करवा दी। 1265 से वो सत्ता में आते हैं और 1287 तक वो सत्ता में काबिज रहते हैं। ठीक, ये रहा आज आपका समरी जो मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया है। मैं कमेंट देख लूं, हमारे कितने प्रिय छात्र हमसे अभी जुड़े हैं। और ये प्रिय छात्र हैं, जब 3 वाचिंग तो 7 कमेंट कैसे आ गए, हैरत की बात है ना। आकांक्षा सिंह, जब 3 ही लोग हमें अभी देख रहे हैं, अच्छा 5 देख रहे हैं अब, तो 7 कमेंट कैसे आ गए, ये हैरत की बात है, जैसे जादू है। लेकिन हाँ 7 लाइक हो गए, और जबकि 4 ही वॉच कर रहे थे अब तक हमको। चलिए, राधे राधे। अनूप अवस्थी जी खुश रहिए। राजवीर पटेल जी, अच्छा राजवीर पटेल जी आप शिबू हैं, हो शिबू जी गुड आफ्टरनून। इमरान खान गुड आफ्टरनून। शीतल कश्यप, ओ शीतल कश्यप कर रही हैं जी सर, अच्छा वो शिबू है इस बात के लिए। ठीक है, तो हम अभी जो आपको लोगों को समरी बताए, मुझे जहाँ तक पूरी तरह ये विश्वास है कि आप इस समरी को सुने होंगे तो एक बार फिर से वो याद तरोताजी हो गई होगी जो आज के लगभग 1 हफ्ते पहले हमने आपको बताया था। और अब हम जो है आपको बताने जा रहे हैं गुलाम वंश के लगभग आखिरी महत्वपूर्ण सुल्तान, यशस्वी सुल्तान के बारे में। ये आखिरी सुल्तान हालांकि था नहीं, आखिरी सुल्तान तो अंततः होते हैं शमसुद्दीन क्यूमर्स, है ना। वो आखिरी सुल्तान होते हैं। बलबन के बाद कैकुबाद, कैकुबाद के बाद अंततः शाहरुख होते हैं, उसके बाद शमसुद्दीन क्यूमर्स जो है ये अंतिम सुल्तान होते हैं। ठीक, कैकुबाद, कैखुसरो और क्यूमर्स, शमसुद्दीन क्यूमर्स इस वंश के आखिरी सुल्तान होते हैं, तो उनके बारे में भी बताया जाएगा। अभी हम लोग बलबन के बारे में जान लीजिए कि दिल्ली सल्तनत की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली, लेकिन दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की प्रतिष्ठा को मजबूती से स्थापित करने वाले सुल्तान का नाम अगर लिया जाए तो वह सुल्तान थे बलबन, जिनके बचपन का नाम था बहाउद्दीन। ये इलबारी जाति के तुर्क थे, लेकिन ये स्वयं को एक पौराणिक योद्धा अफरासियाब का वंशज कहते थे। पुराणों वगैरह में कुछ योद्धाओं की चर्चा है, मुस्लिम योद्धाओं की चर्चा, वो इन लोगों की उदय के हजारों साल पहले में लिख दिया गया है कि ये लोग उदित होंगे। भविष्य पुराण में ये सब वर्णन आता है कि आगे चलकर दुनिया में कौन कौन से धर्म उदय हो जाएंगे, तो उसमें यहूदी, इस्लाम है और सबके बारे में चर्चा है, ईसाई उसाई सबके बारे में चर्चा है। तो उसी में इस्लामिक लोगों की चर्चा है, उसमें आया है कि एक पौराणिक योद्धा अफरासियाब होते थे। ये बहाउद्दीन यानी बलबन स्वयं को अफरासियाब का वंशज कहते थे, मैं अफरासियाब का वंशज हूं, है ना। जबकि ये खुद दल चलीसा के एक सदस्य थे, इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए, उस दल चलीसा के एक सदस्य थे और इल्तुतमिश के गुलाम थे। प्रिय छात्रों, कहा जाता है कि ये बड़े ही कुरूप थे, अत्यंत कुरूप थे।
उस समय मध्ययुगीन इस्लामिक लोगों की एक परंपरा थी। वो परंपरा थी पराजित हुए लोगों के स्त्रियों बच्चों को अधिकार कर लेना, नवयुवकों का कत्ल कर देना और बाजार में बच्चों को और स्त्रियों को खड़ा करके बेच दिया जाना। ऐसी बर्बर प्रचलन उस समय थी तुर्कों में। ऐसे में ही किसी समय बलबन किसी पराजित योद्धा के सेना द्वारा पकड़ लिए गए थे और बाजार में खड़ा करके बेच दिए गए थे। कई बाजारों से बिकते बिकते एक बार इनको, हाँ, गुलामों को लोग बेच देते थे, वहां कुछ दिन काम करवाए, मन कहा तो जैसे जानवर के लिए 2-4 पैसा लाभ मिला तो किसी और को बेच दिए। ऐसे ही आदमियों की हाल थी उस समय। इसलिए हमारे संविधान ने मानव क्रय विक्रय पर रोक लगाने वाला बाकायदा एक आर्टिकल ही बनाया है ना। जी हाँ, जो 24वां आर्टिकल जो है वो इसी पर है, बालाश्रम और सारी चीज़ों पर बना हुआ है। तो इस तरह से कई दरबारों से बिकते, जब व्यापारी इनको इल्तुतमिश के दरबार में ले आया तो इल्तुतमिश ने सभी लोगों को खरीद लिया, सभी गुलामों को उसके खरीद लिया, लेकिन बलबन को नहीं खरीदा क्योंकि बड़ा कुरूप था। दरबारी अब इसे लेकर जाने लगा पकड़ कर कि चलो दूसरी जगह तुमको बेचें। और कहा जाता है कि दरवाजे तक, राज दरबार के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते बलबन ने कहा, खुदा के लिए मुझे भी खरीद लीजिए जहां पना। इस बात पर इल्तुतमिश को थोड़ा तरस आ गया। उसने कहा, व्यापारी इस गुलाम को भी मुझे बेचते जाओ, और उसको भी खरीद लिया। ये वही बलबन है। एक समय के इल्तुतमिश के गुलाम, इन्हीं के बारे में कहा जाता है गुलामों के गुलामों का गुलाम। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के गुलाम बलबन, यानी गुलामों के गुलामों का गुलाम। एक बार पीसीएस में क्वेश्चन आया था। तो ये बलबन के बारे में ऐसा कहा जाता है। इनका मूल नाम बहाउद्दीन था। ये अफरासियाब वंशज स्वयं को कहते थे, यद्यपि ये उस वंशज से थे नहीं, ये इलबरी तुर्क थे, इलबारी जात का तुर्क। तुर्कों की एक जाति होती है इलबारी, इलबारी तुर्क थे ये। ध्यान रहे, स्वयं ये एक दल चलीसा का सदस्य था, यानी तुर्काने चहलगानी का सदस्य था। इसने देखा था कि किस तरह से जो इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगानी को अपने पद को मजबूत बनाए रखने के लिए, अपने पकड़ को सिंहासन पर मजबूत बनाए के रखने के लिए गठित किया था इस दल को, वही दल आगे चलकर इतना शक्तिशाली हो गया कि एक से एक सुल्तान आए और गए। इस दल ने जिस सुल्तान को चाहा बनाया, जिस सुल्तान को चाहा उसका कत्ल कर दिया, हटा दिया, यानी वास्तविक शक्ति अपने हाथ में ले लिया था। किस तरह से इसकी सहमत के बगैर कोई सुल्तान सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता था, और इसकी सहमति हटी तो सुल्तान कत्ल करके या खदेड़ दिया जाता था। स्वयं इसका सदस्य था, उसने इस पर विचार विमर्श किया। मुझे अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए क्या करना है? सुल्तान इल्तुतमिश ने सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए तो तुर्काने चहलगानी की स्थापना की। मुझे इसी तुर्काने चहलगानी को समाप्त कर देना है। नहीं समाप्त कर दूंगा तो यही तुर्काने चहलगानी आखिरकार मेरी भी सत्ता को चुनौती दे सकता है। इसलिए कहा जाता है कि तुर्काने चहलगानी को बनाया था इल्तुतमिश ने, लेकिन तुर्काने चहलगानी का विनाश किया बलबन ने, है ना। बलबन ने तुर्काने चहलगानी का विनाश कर दिया। और क्या किया? शासन में अपनी सत्ता और पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास किया। सुल्तान के पद को प्रतिष्ठित बनाया और दैवीय राजा के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, सुल्तान के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत को लागू किया। उसने कहा, मैं जनता या सरदारों की सहमति के परिणाम स्वरूप सुल्तान नहीं बना हूं, मैं धरती पर खुदा का प्रतिनिधि हूं, नियाबते खुदाई, मैं धरती पर खुदा का प्रतिनिधि हूं, और मेरी जवाबदेही जनता या सरदारों के प्रति नहीं है, बल्कि मेरी जवाबदेही खुदा के प्रति है। खुदा ने मुझे सुल्तान बनाया है तो मैं खुदा के प्रति जवाबदेह हूं, नियाबते खुदाई हूं मैं, है ना। जी हां, उसने दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत लागू किया सुल्तान के। साथ ही साथ सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को मजबूत बनाने के लिए उसने 2 ईरानी प्रथाओं को लागू किया। सबसे पहले दरबारी शानो शौकत मजबूत किया। दरबारी मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए दरबार में अनाप शनाप, गाली गलौज, हंसी मजाक ये बंद करवा दिया। उसने गंभीरता धारण किया। एकदम काम की बात दरबार में हो सकती थी, कोई अनावश्यक हंस नहीं सकता था। कहा जाता है कि तलवार लिए
दर्जनों शमशीरबाज तलवारबाज उसके अगल बगल चलते थे हमेशा। तो इस तरह से इसने शान शौकत बढ़ाई। दो सुल्तानी परंपरा को मजबूत बनाने के लिए दो नवरोज, दो त्यौहार की, दो प्रथाओं की शुरुआत की। एक था नैरोज का त्यौहार मनाया, ये ईरानी परंपरा में है नैरोज। इस नैरोज की जो त्यौहार मनाए जाते थे, इसमें केवल बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े व्यापारी या सुल्तान ही भाग ले सकते थे। ठीक, यह दिखाने के लिए कि हम लोगों से बहुत ऊपर हैं। नैरोज का त्यौहार तथा सिजदा और पाबोस प्रथा लागू किया। यह भी ईरानी प्रथा है। सिजदा मतलब दरबार में आने पर किसी भी सरदार के लिए यह आवश्यक होता था कि वो सुल्तान के कदमों के सामने घुटनों के बल बैठकर उन्हें सिजदा करे और पाबोश मतलब उनके कदमों को अपने होठों से चूमे। तो जो सिजदा करेगा, कदमों को होठों से चूमेगा, वो हिम्मत करेगा कभी बगावत करने का? जी नहीं, है ना। तो इस तरह से इसने दो नई प्रथाएं लागू की, सिजदा और पाबोस प्रथा भी लागू किया इसने। साथ ही साथ और क्या आगे उसने किया, यह कहा जाता है कि इस सुल्तान ने सैन्य सुधार भी किए और दीवाने विजारत यानी वजीर के विभाग से या वित्त मंत्रालय वाले विभाग से सेना मंत्रालय को अलग कर दिया और दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज नाम के एक नए विभाग का गठन किया। यानी अब सेना विभाग और वजीर का विभाग यानी प्रधानमंत्री का विभाग दोनों अलग अलग कर दिया। ये सैन्य सुधार किया। साथ ही साथ लौह और रक्त की नीति अपनाई। इस सुधारों के बाद यदि कोई उसका बगावती होता था, यदि कोई उसका बगावती हुआ तो उसकी बगावत को बड़ी क्रूरता, बड़ी कट्टरता से उसको दबा देता था। इसको लौह और रक्त की नीति यानी लौह यानी तलवार से, रक्त यानी खून बहाने की नीति का पालन करता था। इसी के द्वारा इसने तुगरिल खां का विद्रोह दबाया था। यह कहा जाता है कि तुगरिल खां जो थे ये बंगाल के सूबेदार थे सल्तनत के, और बलबन के समय उन्होंने बगावत कर दिया। बलबन उसके बगावत को दबाने के लिए स्वयं बंगाल गया। बंगाल जाकर उसने, ये कहा जाता है कि जिसने तुगरिल खां की भिक्षा पाई थी उसका भी कत्ल किया, उसके कुत्ते बिल्लियों तक को मार डाला और एक बाजार में कई 100 खूंटे गड़वाए और विद्रोही सरदारों को के छाती या शरीर को उन खूंटों पर रखकर हथौड़ा से मार दिया और सब उसी में धंस कर मर गए। इस घटना को देखकर कितने लोग बेहोश हो गए। तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने के बाद उसने अपने पुत्र बुगरा खां को वहां का सुल्तान, वहां का सूबेदार बना दिया और यह भी कहा दरबार में, शाहजादे अगर कभी बगावत की इच्छा करे तो ये कटे हुए तंबू में जो मेरे सिर लगे हुए हैं ना, उनको याद कर लेना। अपने पुत्र से कहता है कि मैंने जो ये काट काट कर अपने विद्रोहियों के, अपने बगावती लोगों के ये जो सिर तंबुओं में लगाए हैं, शाहजादे अगर कभी बगावत की इच्छा करेगी तो ये याद कर लेना। कहा जाता है बुगरा खां सहम गया, बंगाल का सूबेदार तो बन गया, लेकिन मारे डर के अपने पिता से कई रातें वो सो नहीं पाया। बापू से ये हाल है पुत्र की, है ना, सो नहीं पाया। तो लौह और रक्त की नीति अपनाया। ध्यान रहे, इसी के एक बड़े शाहजादे होते थे, शाहजादा मोहम्मद, बड़े वीर थे। मंगोलों का आक्रमण रोकने के लिए बलबन ने उन्हें उत्तर पश्चिम सीमा पर नियुक्त किया था। एक प्रबल मंगोल आक्रमण में यह शाहजादा वहां मारा गया। ऐसा कहा जाता है कि यह दिल्ली सल्तनत का पहला शहीद शाहजादा था। शाहजादा मोहम्मद जो बलबन का पुत्र था, वह इतना रचनाधर्मी भी था कि स्वयं अमीर खुसरो जैसे महान विद्वान और कवि, इन लोगों ने अपने विद्वता जीवन या कवि जीवन की शुरुआत इसी शाहजादा मोहम्मद के संरक्षण में किया था, है ना। हाँ, ये जो अमीर खुसरो वगैरह, जिन्हें तोतिए हिंद कहा जाता है, अमीर खुसरो को, जिन्होंने तमाम लेखन कार्य किया है, अमीर खुसरो ने तमाम लेखन कार्य किया है। ये अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बलबन के पुत्र शाहजादा मोहम्मद के संरक्षण में किए। यद्यपि इन्हें ज्यादा प्रसिद्धि मिली अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक है जी हाँ। तो ये अपने इसी बड़े पुत्र के मृत्यु के वियोग में वो बलबन रात रात भर रोते थे। 1287 में रोते रोते एक दिन बलबन की मृत्यु हो गई। कहा जाता है बलबन की मृत्यु के अगले 4 वर्षों के भीतर ही उनकी वंशावली समाप्त हो गई, क्योंकि बलबन की मृत्यु के बाद
उनके पोते और बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को सुल्तान बनाया गया। वे बड़े विलासी निकले, बलबन के कठोर अनुशासन में पले थे, लेकिन जैसे ही वो बलबन के अनुशासन से थोड़ा मुक्त हुए और सुल्तान बन गए तो वह बड़ा दुराचारी हो गया, बड़ा विलासी हो गया। उसका अधिक समय स्त्रियों, हिजड़ों इत्यादि के साथ ही गुजरता था और इस कारण से अधिक भोगी, अधिक विलासी होने के नाते, अधिक इंद्रिय लोलुप होने के नाते उसे लकवा मार गया, तबीयत खराब हो गई और पक्षाघात हो गया उसको। उसके बाद मोहम्मद के एक पुत्र शाहजादा मोहम्मद, जो बलबन के बड़े पुत्र थे, उनके एक पुत्र शमसुद्दीन, उसके बाद कै खुसरो को सुल्तान बनाया गया। कै खुसरो भी बड़े जल्दी ही मारे गए। फिर शमसुद्दीन क्यूमर्स, जो शाहजादा मोहम्मद के पुत्र थे, वो भी बच्चे थे, उनको सुल्तान बना दिया गया। कहा जाता है इसी सुल्तान को नदी में फेंक कर कैकुबाद तथा कै खुसरो की हत्या कर जलालुद्दीन खिलजी नाम के एक खिलजी सरदार, जिसे स्वयं कैकुबाद ने अपना उसे अमीर बनाया था, उसने इन लोगों की हत्या कर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया और जलालुद्दीन ने इन लोगों को मारने के बाद दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की नींव डाली। तो ये रहे आपके सामने बलबन के सारे मैटर। आप सभी लोगों के अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो उसे मैं पूरा कर दूं। हाँ बताइए। शीतल कश्यप, बेटे ऐसा नहीं, रोते रोते ही मरा। बहुतों का खून बहाए थे तो रोते रोते नहीं मरेंगे तो और क्या करेंगे, है ना। ये अपने बड़े पुत्र से इतनी मोहब्बत करता था कि लोग जान नहीं पाते थे कितनी मोहब्बत करता था। बाहर से ये बड़ा ही गंभीर और निष्ठुर दिखाई देते थे और जब दरबार में बैठते थे तो एकदम से अनावश्यक कोई बात नहीं कर सकता था, इस तरह की स्थिति होती थी। लेकिन अंदर से पुत्र मोह तो था ही। दरबार में इन्हें नहीं लगता था कि कोई कष्ट है अपने पुत्र के मारे जाने का, लेकिन जब ये रात में अपने घर जाते थे, यानी राजमहल जाते थे, तो राजमहल में रात रात भर रोते थे और रोते ही रोते बलबन की मृत्यु हुई। ठीक है, ओके। तो ये कहानी जो हमने सुनाई, अब इसे लिख लिया जाए, है कि नहीं। चलिए हम लोग इसे लिख देते हैं। अभी अभी हमने बताया बलबन का नाम, क्या नाम था, मूल नाम था बहाउद्दीन। है ना, मूल नाम था बहाउद्दीन, गुलामों के गुलामों का गुलाम। क्यों, चलिए मूल नाम इधर ना लिख के मैं और इधर लिख दूं। बहाउद्दीन, ठीक। जाति इलवारी तुर्क, यह एक इलवारी तुर्क थे, लेकिन स्वयं को एक पौराणिक योद्धा, अफराशियाब का वंशज कहते थे। ठीक, थे इलवरी तुर्क, लेकिन स्वयं को अफराशियाब का वंशज कहते थे। ध्यान रहे, आगे हमने आपको बताया कि ये स्वयं दल चलीसा के सदस्य थे, है ना। तो इसने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए किया क्या, दल चलीसा या तुर्काने चहलगानी या तुर्काने चहलगानी का विनाश किया।
इसने दल चलिसा तुर्कानी छालगानी का विनाश कर दिया। आगे इसने क्या किया? सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु दो नई प्रथा नवरोज का त्योहार और सिजदा एवं पाबोश प्रथा को लागू किया। दरबार में लागू किया। ठीक, सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक बड़ा काम किया इसने। और आप जान रहे आगे भी इन्होंने कुछ किया। क्या क्या किया देखते जाइए। आगे जो इनके काम हुए, इन्होंने दरबारी मान मर्यादा का कार्य किया, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत लागू किए, सुल्तान के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रचार किया तथा नियामत खुदाई की उपाधि धारण की। नियामत खुदाई की उपाधि धारण ना, ये भी कार्य किया इन्होंने। सैन्य सुधार कर दीवाने अर्ज नामक नया विभाग गठित किया। विद्रोहियों के लिए लौह और रक्त की नीति, लौह और रक्त की नीति अपनाई। इसी नीति से बंगाल के तोगरिल खां का विद्रोह दबाया। ये सामने रहे। अगला जान लें। मंगोलों का आक्रमण रोकने के लिए पश्चिमोत्तर सीमा पर अपने बड़े बेटे
शाहजादा मोहम्मद को नियुक्त किया। ठीक, शाहजादा मोहम्मद को नियुक्त किया। आगे जान लीजिए। अमीर खुसरो ने मोहम्मद के संरक्षण में ही अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया। साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। ठीक, आगे जान लीजिए। शाहजादा मोहम्मद एक प्रबल मंगोल आक्रमण में मारा गया। इस प्रकार यह दिल्ली सल्तनत के इतिहास का पहला शाहजादा था जो युद्ध भूमि में मरा। युद्ध भूमि में मारा गया। इसी के वियोग में रात रात भर रोते बलबन की 1287 में मृत्यु हो गई। नोटेड प्लीज। विद्रोहियों के लौह और रक्त की नीति अपनाई। लास्ट स्टेंजा जो है, विद्रोहियों के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई, इसी नीति से बंगाल के तुगरिल खां का विद्रोह बलबन ने दबाया। लास्ट स्टेंजा, विद्रोहियों के लिए बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई, इसी नीति से बंगाल के विद्रोही सरदार तुगरिल खां के विद्रोह को बलबन ने दबाया। ठीक है, तुगरिल खां के विद्रोह को बलबन ने दबाया। ओके, नोटेड। इसमें एक चीज और जान लें, बलबन की मृत्यु के बाद, यानी मैं इधर चाहता हूं कहना, अब इसी में समाप्त कर दूं। बलबन के बाद कैकवाद, फिर
कैखुसरो तथा इसके बाद शमसुद्दीन क्यूमर्स दिल्ली के सुल्तान बने। इन्हें मारकर जलालुद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी ने सल्तनत पर कब्जा कर लिया। ये इतना ही है, इससे अभी हमने इसको बताया है आपको, तो हम सोच रहे हैं कि फिर आगे क्या, इस चैप्टर को ही यही पूरा मार दिया जाए, है ना। इस प्रकार से गुलाम वंश का अंत हो गया। इसको हमने आपसे बताया कि बलबन की मृत्यु के बाद बंगाल के जो सूबेदार थे बुगरा खां, जो बलबन के ही पुत्र थे, उनके पुत्र कैकुबाद, यानी बलबन ने अपने पोते कैकुबाद को सुल्तान बनाया। बलबन की मृत्यु हो गई, सरदारों ने कैकुबाद को सुल्तान बना दिया, लेकिन कैकुबाद बड़ा बिलासी निकला, उसको पक्षघात हो गया, तो कैखुसरो सुल्तान बने। कैखुसरो भी षड्यंत्रों के शिकार होकर मारे गए, तो उसके बाद शमसुद्दीन क्यूमर्स सुल्तान बनाए गए, जो अभी 6.5 साल के बालक थे। इस 6.5 साल के बालक को जलालुद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी, और शमसुद्दीन क्यूमर्स पहले ही मारे जा चुके थे। पक्षघात हुए कैकुबाद को जलालुद्दीन खिलजी ने उठाकर जमुना नदी में फेंक दिया। इस प्रकार ये सारे लोग मारे गए, और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा एक तरह से गुलाम वंश का अंत हो गया। और आखिरकार 1290 में गुलाम वंश के अंत होने के बाद दिल्ली सल्तनत में एक नए युग की शुरुआत हुई, नए शासन राजवंश की शुरुआत हुई, और वो राजवंश था खिलजी राजवंश। वही मैंने आपको यहां लिखवाया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इस प्रकार आप देखते हैं कि 1290 में सल्तनत का अंत हो जाता है। इसको जरूर लिख लीजिएगा कि 1290 में सल्तनत का अंत हुआ, क्योंकि शेष जो ये दोनों तीनों सुल्तान थे, ये 3-4 साल में निपट गए, खत्म हो गया मामला, है ना जी। हाँ, बना ही था, सबसे कम उम्र का सुल्तान था, वो भी बच्चा था, वो तो बलबन के वंश का था, इसलिए उसको जो सुल्तान बनाया गया था। शेष दोनों युवा अवस्था के सुल्तान थे। शमसुद्दीन क्यूमर्स तो मारे गए। कैकुबाद बड़े ही विलासी होने के नाते, अत्यधिक इंद्रिय लोलुप होने के नाते, ये व्यक्ति जो है ये पक्षघात का शिकार हो गया। इनको पक्षघात हो गया, यानी लकवा मार गया, और ये आसक्त हो गए, तो ये दोनों सुल्तान बने थे, ठीक है जी। हाँ, तो अब हम लोग आगे चलें, क्योंकि आपने ये सब नोट कर लिया, जान लिया। गुलाम वंश के आखिरी महत्वपूर्ण सुल्तान के बारे में जाना, और आखिरी सुल्तान के बारे में भी जाना। इस प्रकार 1290 में सल्तनत की सत्ता, यानी गुलाम वंश की सत्ता समाप्त हो गई। हमने आपको शुरुआत में ही लिखाया होगा, गुलाम वंश चला कब से था, 1206 से 1290 तक चला था, ये हमने आपको पहले ही लिखाया था, है ना। 87-86 तक ये चला, और उसके बाद 3-4 साल के अंदर ये सब निपट गए, ये जो यहाँ लिखे गए।